हम्म आज के इस डीप डाइव में हम ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो मतलब हमारे समाज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। हाँ, और ये सच्चाई ऐसी है जिसे अक्सर सरकारी फाइलों के बोझ तले दबा दिया जाता है। बिल्कुल। तो अक्सर कहा जाता है ना कि जमीन के जो विवाद होते हैं वो बस खेत की मेड़ के झगड़े नहीं होते, ये पूरी की पूरी पीढ़ियां खा जाते हैं। सही बात है। ये इंसान को अंदर तक तोड़ देते हैं। सोचिए कि कोई आपकी पुश्तैनी जमीन पर रातों रात कब्जा कर ले, वो भी बिना आपके खेत में कदम रखे या बिना कोई जोर जबरदस्ती किए। सिर्फ सरकारी फाइलों में थोड़ी सी स्याही बदलकर और मोहरों का खेल खेल कर। एकदम सही। तो आज हम इसी कागजी बाजीगरी और व्यवस्था की कमियों को डिकोड करने वाले हैं। चर्चा के लिए हमारे पास दो बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। जी। पहला तो एक कहानी का अंश है जिसका नाम है माटी का मान, शिव गोविंद की न्याय यात्रा, और दूसरा एक व्यंग्यात्मक कार्टून स्ट्रिप है जिसका शीर्षक है 4 सवाल और मौन प्रशासन। और मैं बता दूं कि इस चर्चा का जो मुख्य मिशन है वो एक आम नागरिक और इस विशाल प्रशासनिक व्यवस्था के बीच के संघर्ष को समझना है। हाँ, मतलब ये देखना है कि कैसे एक किसान की अपने खेत की लड़ाई सिर्फ एक जमीन का विवाद नहीं रह जाती, बल्कि अंत में वो भारत के संविधान के मूल्यों को बचाने की लड़ाई बन जाती है। बिल्कुल। और मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस पूरे मामले को सिर्फ एक व्यक्तिगत शिकायत के तौर पर देखना एक बहुत बड़ी भूल होगी। अच्छा, तो इसे हम किस तरह से देखें? ये एक बहुत ही क्लासिक केस स्टडी है। मतलब ये दिखाती है कि हमारी प्रशासनिक मशीनरी जमीनी स्तर पर कैसे काम करती है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वो कैसे काम नहीं करती है। सोचने वाली बात है। जब कागजों पर रची गई एक झूठी दुनिया किसी नागरिक की असली दुनिया को तबाह करने लगे, तो वो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक अलार्मिंग स्थिति होती है। एकदम सही कह रहे हैं आप। तो चलिए इस कहानी की जड़ों में चलते हैं। आजमगढ़ के लाची रामपुर गांव के एक किसान हैं, 60 वर्षीय शिव गोविंद सिंह जी। उन्हें दिल की बीमारी है, वो हार्ट पेशेंट है, लेकिन उनके पास 1.919 हेक्टेयर की जमीन है जो उनके अस्तित्व का हिस्सा है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जमीन किसी एक बड़े खेत के रूप में नहीं है। हाँ, वो 7 अलग अलग चकों में मतलब टुकड़ों में बटी हुई है। और स्रोत में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है वो है इस हमले की सटीकता। बिल्कुल, ये कोई आम कब्जा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। भूमाफिया ने किसी एक जगह पर कब्जा नहीं किया, बल्कि गाटा संख्या 96, फिर 90/457, 177, 374, 379, 381 और 454, मतलब इन 7 अलग अलग टुकड़ों पर एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह कागजी कब्जा किया। और ये देख के कोई भी कह सकता है कि ये कोई क्लेरिकल गलती तो बिल्कुल नहीं हो सकती। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि ये अदृश्य कागजी हेराफेरी असल में की कैसे जाती है। स्रोत बताता है कि साल 2007 में चकबंदी की आड़ ली गई थी, और फिर 2013 में उस जमीन को सुया देवी और गायत्री सिंह के नाम पे दर्ज कर दिया गया। देखिए, इस चकबंदी के मैकेनिज्म को समझे बिना हम इस फर्जीवाड़े की गहराई को नहीं समझ सकते। तो थोड़ा आसान भाषा में समझाइए कि ये चकबंदी आखिर है क्या और इसका गलत इस्तेमाल कैसे होता है। चकबंदी का जो मूल उद्देश्य होता है वो किसानों की बिखरी हुई जमीनों को एक जगह इकट्ठा करना होता है ताकि खेती करने में आसानी हो। अच्छा, ये तो सुनने में एक अच्छी योजना लगती है। योजना अच्छी है। इसके लिए बाकायदा चकबंदी अधिकारी और लेखपाल गांव का सर्वे करते हैं, लेकिन एक भ्रष्ट तंत्र में इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल एक खतरनाक हथियार की तरह होता है। वो कैसे? भूमाफिया क्या करते हैं कि वो स्थानीय राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर एक नेक्सस बना लेते हैं। वो कागजों पर जमीनों की ग्रेडिंग ही बदलवा देते हैं। मतलब उपजाऊ जमीन को कुछ और दिखा देते हैं। बिल्कुल, किसी उपजाऊ जमीन को बंजर दिखा दिया जाता है और फिर कागजों पर ही किसी और जमीन से उसकी अदला बदली कर ली जाती है। हे भगवान! और असली मालिक को पता भी नहीं चलता। बिल्कुल नहीं। असली मालिक को इसकी कोई भनक तक नहीं लगती क्योंकि उसे कभी कोई नोटिस भेजा ही नहीं जाता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी इंसान के घर की नींव की ईंटें एक एक करके चुपचाप खिसका ली जाएं। सही कहा आपने। और जब छत बिल्कुल गिरने वाली हो तब उसे इस बात का पता चले। शिव गोविंद के लिए ये 7 चक केवल कोई प्रॉपर्टी थोड़ी थे, वो उनके जीवन के आधार थे। हाँ, वो उनके जीवन के 7 स्तंभ थे, उनके पुरखों की निशानी। किसी भी इंसान की जानकारी के बिना उसका नाम खतौनी मतलब जमीन के रिकॉर्ड से पूरी तरह मिटा देना, ये बहुत बड़ा आघात है। हाँ, ये सिर्फ एक आर्थिक नुकसान नहीं है, ये सीधे तौर पर उस व्यक्ति के अस्तित्व और उसके स्वाभिमान पर एक बहुत गहरा वार है।
और मैं ये मानता हूं कि जब हमला किसी के अस्तित्व और उसकी पहचान पर होता है ना, तो वो एक साधारण दीवानी विवाद या सिविल केस की सीमाओं से बहुत आगे निकल जाता है। वो अपने पुरखों की विरासत बचाने की लड़ाई बन जाता है। बिल्कुल। 60 साल की उम्र में एक बीमार व्यक्ति को जब ये पता चलता है कि वो कागजों पर अपनी ही जमीन का मालिक नहीं रहा, तो वो चुपचाप लाचार होकर नहीं बैठता। हाँ, स्रोत के अनुसार शिवगोविंद और उनके बेटे शैलेंद्र एक नई लड़ाई शुरू करते हैं। वो उन पुरानी और पीली पड़ चुकी फाइलों को खंगालना शुरू करते हैं। वो एक एक दस्तावेज निकालते हैं ताकि सुनियोजित हेराफेरी के सबूतों को जोड़ा जा सके। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब कोई पीड़ित इन सबूतों को लेकर तहसील और जिले के अधिकारियों के पास जाता है और अधिकारी फाइलों को देखने से ही कतराने लगे, तो इंसान क्या करे? यही तो सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना है। जब व्यवस्था खुद ही हमलावर की भूमिका में आ जाए, तो स्थानीय स्तर पर न्याय की उम्मीद तो पूरी तरह बेमानी हो जाती है ना। और इसी हताशा से एक बहुत बड़ा कदम जन्म लेता है। हाँ, 17 अप्रैल 2026 को शिवगोविंद और शैलेंद्र दिल्ली का रुख करते हैं। सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय। जी, वो पीएमओ के जन शिकायत पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, जिसका शिकायत नंबर है PMOPJ/E/2026/006485 एक गांव की पुश्तैनी जमीन के विवाद को सुलझाने के लिए सीधे देश के सर्वोच्च कार्यालय का दरवाजा खटखटाना, क्या ये निचले स्तर के प्रशासन के पूरी तरह चरमरा जाने का सबसे बड़ा सबूत नहीं है? 100%। ये प्रशासनिक विफलता का एक बहुत ही स्पष्ट संकेत है। जब स्थानीय तंत्र नागरिकों की शिकायतों के प्रति पूरी तरह अंधा और बहरा हो जाता है, तो नागरिक इस सिस्टम को बाईपास करने पर मजबूर हो जाते हैं। मतलब उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचता। बिल्कुल। और पीएमओ के शिकायत पोर्टल, जिसे हम CP ग्राम्स कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना दरअसल प्रशासन पर ऊपर से दबाव बनाने की एक सोची समझी रणनीति होती है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? मतलब तहसीलदार पे दबाव कैसे बनता है? देखिए, एक तहसीलदार या SDM शायद एक आम किसान की अर्जी को सीधे कूड़ेगान में डाल दे, लेकिन जब वही अर्जी पीएमओ के पोर्टल से होते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय और फिर DM के जरिए उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आती है, तो एक प्रशासनिक ट्रेल बन जाता है। ओहो, मतलब एक पक्का रिकॉर्ड बन जाता है। हाँ, जिसका संज्ञान उन्हें लेना ही पड़ता है। वो उसे इग्नोर नहीं कर सकते। और उस दबाव का कुछ असर होता भी है। स्रोत हमें 8 मई 2026 की सुबह आजमगढ़ के SDM नरेंद्र कुमार गंगवार की अदालत के दृश्य में ले जाता है। वो दिन बहुत अहम था। बिल्कुल। जब शिव गोविंद की फाइल SDM की मेज पर पेश होती है, तो वहां मौजूद भीड़ में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि अब तो पीएमओ का भारी दबाव है, अब तो दूध का दूध और पानी का पानी होकर ही रहेगा। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हाँ, न्याय की इस उम्मीद के बीच अचानक विपक्षी वकील राघव की एंट्री होती है। वो अदालत में वकालतनामा पेश करते हैं और बिना किसी ठोस बहस के बस और समय की मांग कर लेते हैं। और यहीं पर वो प्रशासनिक मैकेनिज्म सक्रिय हो जाता है जिसे हम प्रक्रिया की औपचारिकता कहते हैं। मतलब सिर्फ नियमों का दिखावा। हाँ, न्याय व्यवस्था में दोनों पक्षों को सुनने का प्रावधान है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसी प्रावधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग भी होता है। तो वकील के समय मांगते ही क्या होता है? वकील के समय मांगते ही SDM के रीडर अजय कुमार सिंह एक भारी भरकम रजिस्टर निकालते हैं और बिना किसी सवाल जवाब के सीधे 15 दिन बाद की अगली तारीख दे देते हैं। ओफ, मैं इस तारीख देने के सिस्टम के पीछे के तर्क को समझना चाहती हूँ। पूछिए। क्या हमारी कानूनी व्यवस्था जानबूझकर इस तारीख और प्रक्रिया का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करती है? ऐसा लगता है जैसे बार बार चक्कर लगवाना और इंतजार करवाना ही एक तरह की सजा बना दी गई है, ताकि वादी टूट जाए और अपना दावा छोड़ दे। आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। प्रशासनिक और कानूनी भाषा में इसे वेपनाइजेशन ऑफ प्रोसेस कहा जाता है। वेपनाइजेशन ऑफ प्रोसेस मतलब प्रक्रिया को ही हथियार बना लेना। बिल्कुल। जब तथ्य और सबूत किसी पक्ष के खिलाफ होते हैं, तो वो सबसे आसान और कानूनी रूप से सुरक्षित रास्ता चुनता है, देरी करना। SDM की अदालत में पेशकार या रीडर की भूमिका अत्यंत शक्तिशाली होती है। वो कैसे? फैसले तो SDM लेता है ना? फैसले SDM लेता है, लेकिन कौन सी फाइल किस नंबर पर सुनी जाएगी, अगली तारीख 15 दिन बाद की होगी या 2 महीने बाद की, ये सब वही रीडर और उसका रजिस्टर तय करता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत डरावना है। एक कमजोर और बीमार वादी के लिए हर एक तारीख का मतलब होता है वकील की भारी फीस, सफर की थकान और एक अंतहीन मानसिक उत्पीड़न। सही बात है। न्याय देने के लिए बनाई गई व्यवस्था में जब जानबूझकर इतनी देरी की जाती है,
तो वो केवल समय की बर्बादी नहीं रह जाती, वो अपने आप में एक संस्थागत अन्याय का रूप ले लेती है। और ये संस्थागत अन्याय तब अपनी सारी हदें पार कर देता है जब अगली सुनवाई के दौरान शैलेंद्र एक बहुत ही खौफनाक सच का खुलासा करते हैं। ये इस मामले का सबसे टर्निंग पॉइंट है। विचाराधीन था, मतलब सारे रिकॉर्ड्स कस्टोडिया लेगेस में थे। ठीक उसी दौरान उन दस्तावेजों में मटेरियल करेक्शन कर दिए गए। ये सुनना ही अपने आप में चौंकाने वाला है। हाँ, मतलब बड़े और भौतिक बदलाव कर दिए गए। ये बात किसी भी आम इंसान के गले नहीं उतर सकती। बिल्कुल नहीं। जो फाइलें अदालत या प्रशासन की एकदम सुरक्षित कस्टडी में है, जो रिकॉर्ड रूम के भारी तालों के पीछे बंद है, उनमें भौतिक रूप से काट-छाट या बदलाव कैसे संभव है? क्या वहां कोई चेकिंग नहीं होती? इस बिंदु पर आकर व्यवस्था की सबसे गहरी सड़ांध हमारे सामने आती है। कस्टोडिया लेगेस का मतलब ही लीगल कस्टडी या विधिक अभिरक्षा है। जी। इसका सीधा सा अर्थ है कि वो संपत्ति या वो विशेष दस्तावेज सीधे कानून और अदालत के संरक्षण में है। तो फिर वहां तक कोई कैसे पहुंच सकता है? यही तो बात है। रिकॉर्ड रूम, जिसे मुहाफिज खाना भी कहते हैं, वहां फाइलों तक पहुंच सिर्फ और सिर्फ अधिकृत कर्मचारियों की होती है। जब अदालत किसी फाइल को तलब करती है तो वो एक सुरक्षित चेन के माध्यम से पेशकार तक पहुंचती है। हाँ। अगर इस दौरान किसी रिकॉर्ड में बदलाव हो रहा है तो इसका केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है। क्या? सिस्टम के भीतर बैठे लोग, जिनके कंधों पर उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी है, वो खुद इस षड्यंत्र का हिस्सा हैं। अरे, मतलब ये तो रक्षक ही भक्षक बन गए वाली बात हो गई। बिल्कुल। ये किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा की गई सेंधमारी नहीं है। ये एक पक्की अंदरूनी मिलीभगत है। ये तो बिल्कुल वैसा ही परिदृश्य हुआ जैसे मान लीजिए पुलिस स्टेशन के मालखाने या एविडेंस रूम में कोई हत्या का हथियार सुरक्षित रखा हो। अच्छी उपमा है। और कोई अंदर जाए, उस हथियार को बाहर ले जाकर एक और मर्डर करे और फिर उस हथियार को चुपचाप उसी मालखाने में वापस रख दे। ये केवल एक जमीन की चोरी थोड़ी है, ये तो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की बुनियाद और उसकी सुरक्षा पर एक सीधा हमला है। आपकी ये उपमा बिल्कुल सटीक बैठती है ना? जब अदालत के ताले के भीतर दस्तावेजों के साथ मटेरियल करेक्शन होता है तो ये न्यायालय की अवमानना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से कहीं आगे का अपराध है। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये राज्य की सत्ता, उसके द्वारा बनाए गए कानूनों और उसकी विश्वसनीयता को दी गई एक खुली चुनौती है। जब सरकारी मोहरों और रिकॉर्ड्स की ही चोरी होने लगे तो नागरिक के लिए एक कागज का क्या मोल रह जाता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि उस कागज के पीछे खड़ी सत्ता की विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। और शायद यही कारण है कि शैलेंद्र अदालत में मूकदर्शक बनकर नहीं खड़े रहते। बिल्कुल, उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई। हाँ, स्रोत के अनुसार वो इस विधिक सेंधमारी की ओर तुरंत एसडीएम का ध्यान खींचते हैं और एक प्रारंभिक जांच या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की कड़ी मांग करते हैं। ये बहुत जरूरी था। प्रारंभिक जांच की मांग करना ये दर्शाता है कि शैलेंद्र अब केवल अपनी जमीन वापस पाने के लिए बचाव की मुद्रा में नहीं है। वो ऑफेंस पर आ गए। हाँ, वो व्यवस्था पर सीधा पलटवार कर रहे हैं। इस मांग का अर्थ ये है कि मामला अब सिर्फ दो पक्षों के बीच मालिकाना हक या टाइटल डिस्प्यूट का नहीं रहा है। तो अब ये क्या बन गया है? ये अब सरकारी रिकॉर्ड में जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला बन चुका है। ओहो, मतलब अधिकारियों को भी इसमें लपेट लिया गया। बिल्कुल। ये अधिकारियों को बैकफुट पर धकेलने और उनकी जवाबदेही तय करने की एक बहुत ही सधी हुई कानूनी रणनीति है। जब आप आधिकारिक जांच की मांग करते हैं तो आप अधिकारी को यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अगर उसने इसे नजरअंदाज किया तो वो खुद भी सह अपराधी या को कॉन्स्पिरेटर माना जा सकता है। क्या बात है, बहुत ही स्मार्ट मूव था ये। और इस पूरी लंबी कानूनी और मानसिक जद्दोजहद, इस खीज और हताशा को हमारा दूसरा स्रोत बहुत ही गहराई से चित्रित करता है। हाँ, वो कार्टून स्ट्रिप। जी, ये एक व्यंग्यात्मक कार्टून स्ट्रिप है जिसका नाम है 4 सवाल और मौन प्रशासन। अक्सर ये देखा गया है कि जो बात हजारों पन्नों की रिपोर्ट या कानूनी दस्तावेज नहीं कह पाते, वो एक कार्टून एक ही झटके में कह देता है। व्यंग्य की ताकत ही यही होती है। बिल्कुल। कार्टून के पहले पैनल में हम देखते हैं कि सदर तहसील का एक विशाल और डराने वाला भवन है। उसके बाहर शैलेंद्र फाइलों का एक बड़ा पुलिंदा, आरटीआई के जवाब और पीएमओ से लेकर डीएम तक के आदेशों की कॉपियां हाथ में लिए खड़े हैं। वो पहला पैनल ही अपने आप में एक आम नागरिक के उस भारी बोझ का प्रतीक है जिसे वो इंसाफ की आस में सालों तक दफ्तर दर दफ्तर ढोता रहता है। सही कहा। इतने सारे ऊंचे दफ्तरों के स्पष्ट आदेश हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदल रहा। इसके बाद कार्टून का फोकस उस कुर्सी की ओर जाता है जहां से न्याय मिलना चाहिए। एसडीएम की कुर्सी। जी, एसडीएम साहब एक बड़ी कुर्सी पर आसीन हैं। उनके पीछे दीवार पर भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिखा है। लेकिन अधिकारी महोदय का क्या हाल है? वही तो विडंबना है।
अधिकारी महोदय पूरी तरह मौन धारण किए हुए हैं, एकदम चुप। और इसी मौन पर वो 4 सवाल उठते हैं। हाँ, उस मौन को चीरते हुए शैलेंद्र 4 तीखे सवाल दागते हैं। चलिए एक एक करके इन चारों सवालों के पीछे की प्रशासनिक हकीकत को डिकोड करते हैं। बिल्कुल। पहला सवाल कार्टून के तीसरे पैनल में है। इसमें दिखाया गया है कि निचले स्तर के अधिकारी जैसे तहसीलदार, लेखपाल, पेशकार और कंप्यूटर ऑपरेटर सब मिलकर एसडीएम की आंखों और मुंह पर पट्टी बांध रहे हैं। बहुत ही पावरफुल इमेजरी है ये। और शैलेंद्र पूछते हैं कि क्या निचले अधिकारियों ने आपकी आंखें और मुंह बंद कर दिए हैं? मुझे ये बात हैरान करती है। एसडीएम तो जिले का एक बेहद ताकतवर अधिकारी होता है ना? होता तो है। तो क्या सच में एक तहसील में निचले स्तर के कर्मचारी इतने हावी हो सकते हैं कि वो अपने ही बॉस को अंधा बना दें? देखिए, ये सवाल भारतीय प्रशासनिक पदानुक्रम या एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की की एक बहुत ही कड़वी जमीनी सच्चाई को उजागर करता है। वो कैसे? भले ही एसडीएम के पास निर्णय लेने की ताकत हो, लेकिन वो निर्णय जिन सूचनाओं और रिपोर्टों पर आधारित होता है वो तो निचले स्तर से ही बनकर आती है ना। अच्छा, हाँ, सर्वे तो नीचे वाले ही करते हैं। बिल्कुल। जमीनी स्तर का सारा सर्वे लेखपाल और कानूनगो करते हैं। फाइल पर क्या रिपोर्ट लगानी है ये पेशकार तय करता है। अगर नीचे का ये पूरा नेक्सस ये तय कर ले कि कोई विशेष फाइल ऊपर नहीं जानी है या उसमें भ्रामक तथ्य लिखकर भेजने हैं, तो एसडीएम उसी गलत रिपोर्ट के आधार पर फैसला करने के लिए विवश हो जाता है। अरे बाप रे, मतलब बॉस वही देखता है जो नीचे वाले दिखाते हैं। एकदम सही। इसलिए पट्टी बांधने का ये प्रतीक बिल्कुल सटीक है। अधिकारी केवल उतना ही देख पाता है जितना नीचे का तंत्र उसे दिखाना चाहता है। ये तंत्र किस तरह काम करता है ये कार्टून के अगले सवाल में और स्पष्ट होता है। दूसरे सवाल में दिखाया गया है कि एक बाहरी पक्षकार मतलब कोई एक्सटर्नल पार्टी एसडीएम की कलम को कसकर पकड़े हुए है और उसे लिखने से रोक रहा है। शैलेंद्र का सवाल है, क्या किसी बाहरी पक्षकार ने आपकी कलम और आवाज रोक दी है? ये एक सीधा इशारा लगता है कि कैसे व्यवस्था के बाहर बैठे लोग अंदर के फैसलों को डिक्टेट करते हैं। और यही उस भ्रष्ट नेक्सस का दूसरा और सबसे खतरनाक पहलू है। जी। एक तरफ तो नीचे के कर्मचारी फाइलों को उलझाते हैं और दूसरी तरफ बाहर बैठा भूमाफिया कोई बाहुबली या राजनीतिक प्रभाव अधिकारी पर इतना दबाव डालता है कि वो सही फैसला लिख ही नहीं पाता। मतलब अंदर और बाहर दोनों तरफ से दबाव? हाँ, ये एक दो तरफा हमला है। जब बाहरी धनबल और अंदरूनी प्रशासनिक भ्रष्टाचार एक साथ मिल जाते हैं ना, तो किसी भी ईमानदार प्रक्रिया को पूरी तरह पंगु बनाया जा सकता है। अब तीसरे सवाल पर आते हैं, जहां ये व्यंग व्यवस्था की योग्यता पर भी एक गहरा प्रहार करता है। वो क्या है? कार्टून में एसडीएम महोदय कानून की किताब को उल्टा पकड़कर बैठे हुए हैं। अच्छा। और उनके सामने मेज पर पीड़ित का आवेदन, सेल डीड और स्पष्ट सरकारी आदेश पड़े हैं। शैलेंद्र पूछते हैं, क्या आपको कानून समझ नहीं आता? मतलब जब सारे सबूत शीशे की तरह साफ हों तो कोई अधिकारी उन्हें नजरअंदाज कैसे कर सकता है? कानून की किताब को उल्टा पकड़ना दरअसल जानबूझकर बरती जाने वाली प्रशासनिक अक्षमता, डेलिबरेट इनकॉम्पिटेंस का सबसे बड़ा प्रतीक है। जानबूझकर मतलब वो एक्टिंग कर रहे ना समझने की। बिल्कुल। कई बार अधिकारी विवादित मामलों में कोई भी स्टैंड लेने से बचते हैं। वो जानबूझकर दस्तावेजों को नजरअंदाज करते हैं ताकि मामले को लटकाया जा सके या उसे किसी दूसरी अदालत में ढकेल दिया जाए, अपना पल्ला झाड़ने के लिए। हाँ, ये निर्णय लेने से बचने की एक बहुत ही कायरतापूर्ण प्रशासनिक प्रवृत्ति है जो नागरिकों के लिए बेहद हताशाजनक होती है। लेकिन इस पूरे कार्टून और सच कहूं तो हमारी आज की चर्चा का जो सबसे चरम बिंदु है वो चौथा सवाल है। जी, वो सबसे महत्वपूर्ण है। कार्टून के छठे पैनल में हम देखते हैं कि एसडीएम की मेज पर एक बहुत ही खास तस्वीर रखी है। एक फोटो भारत का संविधान बुक की तस्वीर वहां मौजूद है। लेकिन एसडीएम जानबूझकर उस तस्वीर से नजरें चुरा रहे हैं। वो दूसरी दिशा में देख रहे हैं। और शैलेंद्र पूछते हैं, या फिर आप कानून जानते हुए भी उसका पालन नहीं कर रहे? ये दृश्य इस पूरी कहानी को एक बहुत बड़े और व्यापक फलक पर लाकर खड़ा कर देता है। वो कैसे? देखिए, जब कोई अधिकारी मेज पर रखी उस फोटो भारत का संविधान बुक से अपना मुंह फेर लेता है, तो वो केवल एक बुजुर्ग किसान की शिकायत की फाइल को खारिज नहीं कर रहा होता। तो वो क्या कर रहा है? दरअसल वो संविधान के उस मूल वादे को नकार रहा होता है जो इस देश ने अपने हर एक नागरिक से किया है। बहुत गहरी बात है ये। शिव गोविंद के लिए उन 7 चकों की वापसी सिर्फ एक जमीन या प्रॉपर्टी का मसला नहीं है। हाँ? गहराई से देखें तो ये सीधा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 से जुड़ता है।
जो आजीविका के अधिकार की बात करता है। बिल्कुल, जो हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने और अपनी आजीविका का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। स्रोत में शिव गोविंद के एक बहुत ही मार्मिक बयान का उल्लेख है। वो कहते हैं, यदि मेरी जमीन और मेरी पहचान ही मुझसे छीन ली गई तो मेरी जीवन और मेरी स्वतंत्रता का आखिर क्या अर्थ रह जाएगा। ये वाकया सच में झकझोर कर रख देता है। हाँ, जब व्यवस्था का रक्षक ही, जिसके कंधों पर संविधान की रक्षा का भार है, वो उस संविधान की किताब से आंखें फेर ले, तो एक आम नागरिक अपनी गुहार लेकर किसके पास जाए? यही सबसे बड़ा सवाल है। कार्टून के अंतिम हिस्से में हम देखते हैं कि शैलेंद्र अब किसी दफ्तर में नहीं बल्कि जनता के बीच खड़े हैं। कि लोकतंत्र में सवाल पूछना किसी भी नागरिक का बुनियादी अधिकार है, वो कोई अपराध नहीं है। और कार्टून का वो अंतिम दृश्य जहां जनता के ऊपर सीधे संविधान की रोशनी पड़ती हुई दिखाई गई है, वो एक बहुत बड़ी बात स्थापित करता है। क्या? वो ये बताता है कि न्याय का अंतिम और सबसे बड़ा स्रोत कोई प्रशासनिक दफ्तर या किसी बड़े अधिकारी की कुर्सी नहीं है। हाँ, न्याय का अंतिम स्रोत वो किताब है जिसका नाम भारत का संविधान है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब पूरी प्रशासनिक मशीनरी मौन धारण कर लेती है तो नागरिक को उन संवैधानिक अधिकारों की रोशनी में खुद आगे आना पड़ता है और सवाल पूछने पड़ते हैं। शिव गोविंद और शैलेंद्र की ये लड़ाई ये साफ संदेश देती है कि व्यवस्था की कमियों और उसके भ्रष्टाचार के सामने घुटने टेक देना कोई विकल्प नहीं हो सकता। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को एक जगह समेटें, ये सिर्फ आजमगढ़ के लाचीरामपुर गांव के एक किसान और उसके 7 चक्कों के फर्जीवाड़े की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमने देखा कि कैसे चकबंदी जैसी एक सकारात्मक प्रक्रिया को भूमाफियाओं द्वारा एक हथियार में बदल दिया जाता है। कैसे एक कमजोर और बीमार इंसान को थकाने के लिए तारीखों की एक अंतहीन भूल भुलैया रची जाती है। सही बात है। और कैसे सबसे सुरक्षित माने जाने वाले कस्टोडिया लेगिस के तालों में सेंधमारी करके दस्तावेजों में मटेरियल करेक्शन किए जाते हैं। और इन सब निराशाजनक चीजों से लड़ते हुए शिव गोविंद और उनके बेटे शैलेंद्र की वो अदम्य जिद, जो एक मौन प्रशासन को उसके ही दफ्तर में चुनौती देने का साहस रखती है, वो सच में प्रेरणादायक है। हाँ, कार्टून के जरिए उठाए गए वो 4 सवाल सिर्फ शैलेंद्र के सवाल नहीं है, वो हर उस नागरिक के सवाल हैं जो न्याय की जरा सी उम्मीद लिए अदालतों और तहसीलों की धूल फांकने को मजबूर है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के बाद ये कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी और चुभने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हमारे देश का संविधान केवल एक मोटी सी किताब है जिसकी तस्वीर किसी बड़े अधिकारी की मेज पर सिर्फ सजावट या रस्म अदायगी के लिए रखी होती है ताकि वो वक्त आने पर उससे आंखें चुरा सके? सोचने वाली बात है। या फिर एक ऐसा जीवित, धड़कता हुआ और शक्तिशाली विचार है जो आज भी किसी शिव गोविंद और शैलेंद्र को अपना मान बचाने और एक खामोश ताकतवर प्रशासन की आंखों में आंखें डालकर अपने हक के सवाल पूछने की ताकत देता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।